हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube के चैनल एग्जाम पेनेशिया में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और आज का टॉपिक का नाम है दोस्तों भोजन के घटक। तो देखेंगे दोस्तों भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं। दोस्तों लिखा है दोस्तों यहाँ पे अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा है कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। देखते हैं दोस्तों आगे दे रखा है एक प्रकार के एक प्रकार के भोजन में चपाती एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। जैसा कि दोस्तों ये आपको इमेज में दे रखा है। दोस्तों कह रहा है एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे प्रकार के भोजन में दोस्तों कह रहा है कि सांभर, भिंडी और चावल हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ये इमेज में दे रखा है। देखते हैं दोस्तों आगे। आम तौर पर आम तौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस, कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी इस तरह के आहार इस तरह के आहार इस तरह के आहार कुछ सारणी कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तो अब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमें से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो हम भोजन खाते हैं उसमें क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है। दोस्तों ये हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो देखते हैं दोस्तों इस सारणी के बारे में। ये रखा है सारणी 2.1 विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन दे रखे हैं। दोस्तों कौन से राज्य में किस प्रकार का भोजन
किया जाता है। दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है राज, और यहाँ पर दे रखा है अन्न का व्यंजन, यहाँ पर दे रखा है दाल या मांस का व्यंजन, यहाँ पे दे रखा है सब्जियां, और यहाँ पर दे रखा है अन्य व्यंजन। पहला दोस्तों राज्य दे रखा है यहाँ पर पंजाब, और पंजाब में दोस्तों खाते हैं क्या, मक्के की रोटी। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए मक्के की रोटी दोस्तों कहाँ का व्यंजन है, दोस्तों आप बताओगे पंजाब का। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आंध्र प्रदेश, दोस्तों यहाँ पर खाते हैं दोस्तों क्या, चावल खाते हैं। अगला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर दाल या मांस का नाम, पंजाब में दोस्तों कौन सी दाल खाते हैं, दाल दोस्तों खाते हैं राजमा की। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं दोस्तों, अरहर की दाल तथा रसम या चारू दोस्तों खाते हैं। और सब्जियों के तौर पर दोस्तों पंजाब में ही खाते हैं सरसों का साग, और दोस्तों अन्य व्यंजन कौन सा है वहां का, पंजाब का दही या घी। उसी तरह से आंध्र प्रदेश का दोस्तों सब्जियां में दोस्तों दे रखा है कुंदरू खाते हैं दोस्तों कहां पर, आंध्र प्रदेश में। और अन्य व्यंजन की तरह दोस्तों कौन सा खाते हैं, मट्ठा, घी और अचार खाते हैं। इस कच्ची सामग्री के घटक क्या हैं, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं दोस्तों। इन घटकों को पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक दोस्तों कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा लवण भी शामिल हैं, जिन जिन जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि पोषक तत्व के अलावा कौन कौन से जो पदार्थ हैं जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, तो आप दोस्तों बताएंगे रुक्षांश और जल। दे रखा है क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं, कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को साड़ी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को एक पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को साड़ी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इन इस सारणी में कुछ पदार्थ कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। जब दोस्तों आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का परीक्षण करें, तो जिस खाद्य पदार्थ का दोस्तों परीक्षण कर रहे हैं उसको खाने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट
मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम परीक्षण करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट विलयन और 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के परीक्षण देखते हैं दोस्तों, मंड का परीक्षण किस तरह से करेंगे। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मंड का परीक्षण के लिए कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालनी है दोस्तों। दोस्तों पूछेगा आपसे कि इसमें तनु आयोडीन की कितनी बूंदे डालते हैं, तो आप बताएंगे 2 या 3 बूंदे तनु आयोडीन विलयन की डालते हैं। उसके बाद खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यदि दोस्तों आपका दोस्तों जो पदार्थ था वो नीला या काला हो जाए तो जान लो दोस्तों इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट या मंड है। ये काला या नीला ये काला या नीला मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों आप मंड का परीक्षण किस तरह से करेंगे, सबसे पहले उसमें दूसरा करेंगे, आप कच्ची सामग्री लेंगे। उसके बाद उसमें तन आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि उस पदार्थ का रंग दोस्तों नीला या काला हो गया तो जान लीजिए दोस्तों उसमें कार्बोहाइड्रेट है, यह मंड की उपस्थिति है। तो इस तरह से दोस्तों होता है मंड का परीक्षण, जैसा कि दोस्तों इस इमेज में दोस्तों आपको दिखाया गया है। देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला परीक्षण प्रोटीन का परीक्षण। दोस्तों प्रोटीन का परीक्षण किस तरह से करेंगे, तो प्रोटीन के परीक्षण क्या दोस्तों, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रोटीन का परीक्षण बनाने के लिए खाद्य पदार्थ का दोस्तों सबसे पहले चूर्ण या पेस्ट बनाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि इसमें दोस्तों पानी की कितनी बूंदें डालते हैं, तो आप दोस्तों बताएंगे इसमें पानी की 10 बूंदें डालते हैं। इसके बाद अब ड्रॉपर की सहायता से परत नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। तो दोस्तों आपसे पूछेगा प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 10 बूंद दोस्तों पानी डालते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालते हैं और उसके बाद दोस्तों 10 बूंद दोस्तों का डालते हैं कास्टिक सोडा डालते हैं। अच्छी तरह से लाकर कुछ मिनट के लिए पक नली को रख दीजिए। उसके बाद एक दोस्तों आपके चूड़ का रंग बैंगनी हो गया है। दोस्तों कैसा रंग हो गया, बैंगनी। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको हमने अभी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण बताया था। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में दोस्तों कैसा रंग होता था, काला या नीला। और दोस्तों प्रोटीन के परीक्षण में दोस्तों खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है।
अब देखते हैं दोस्तों अगला परीक्षण, वसा का परीक्षण किस तरह से करेंगे। तो वसा का परीक्षण देखते हैं दोस्तों। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान दें, ध्यान दें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी 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 जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों की उपस्थिति है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को दोस्तों क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा तो बताइए कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पर, इधर रखी दोस्तों क्या दे रखी है, शकरकंद दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है आलू, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों गन्ना, और दे रखा है पपीता, और दे रखा है तरबूज, आम दे रखा है। यहाँ पर दे रखी है मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं। इनमें तो दोस्तों क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब नीचे दोस्तों दे रखा है, इधर रखा है तिल, गिरी दोस्तों, और मूंगफली। ये दोस्तों कैसे हैं, ये वसा युक्त दोस्तों भोजन है। और नीचे दे रखे हैं कुछ, यहाँ पर दे रखा है मांस, यहाँ पर दे रखा है मांस, मछली, अंडे। ये भी दोस्तों कैसे हैं, ये वसा युक्त भोजन है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर दे रखा है चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर दोस्तों। और यहाँ पर दे रखा है मांस, मछली, पनीर, और दे रखा है यहाँ पर दोस्तों दूध। इधर दोस्तों दे रखा है विटामिन ए के कुछ स्रोत दे रखे हैं दोस्तों। और नीचे दे रखे हैं विटामिन बी के कुछ स्रोत दोस्तों। संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद। ये दोस्तों किसके स्रोत हैं, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। नीचे दे रखे हैं विटामिन सी के कुछ स्रोत, जैसे दूध दे रखा है, मक्खन दे रखा है।
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य रहने के लिए होती है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है, तो आप बताएंगे शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं दोस्तों। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन दोस्तों क्या करता है, विटामिन विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। दोस्तों आपसे पूछेगा कि विटामिन जो होते हैं क्या करते हैं, हमारी आंख, अस्थियों और दांत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन दोस्तों कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन करना चाहिए। हमारा शरीर हमारा हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर को विटामिन डी कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे सूर्य के प्रकाश से। तो देखते हैं इसमें दोस्तों। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। विभिन्न खनिज लवणों के स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं दोस्तों। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 के प्रश्नों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। आगे देखिए, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछेगा, बताओ आहारी रेशों को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों आप बताएंगे रुक्षांश। तो आहारी रेशों को किस नाम से जानते हैं, रुक्षांश के नाम से जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश ये मुख्य स्रोत रुक्षांश के मुख्य स्रोत दोस्तों कौन कौन से रखे हैं, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का मुख्य आवश्यक अवयव हैं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर का इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तो दोस्तों आप बताएंगे रुक्षांश। फिर भी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। दोस्तों आप बताएंगे रुक्षांश। अब देखते हैं दोस्तों जल के बारे में। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ
अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है, तब ध्यान पूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संतुलित आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को दोस्तों संतुलित आहार कहते हैं। सभी पोषक तत्व दोस्तों पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जिससे दोस्तों हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो। तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संतुलित आहार कहलाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी तरह के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? यहाँ पर देखिए पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं से भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पहेली बूझो से ये पूछना चाहती है क्या ये सभी पोषक तत्व जंतुओं में दोस्तों क्या होते हैं, जंतुओं के भोजन में उपलब्ध होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं दोस्तों इसी के बारे में आगे। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से पहले भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है
तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करें? पूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? तथा उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए इस तरह से दोस्तों साबित होगा। अधिक वसायुक्त भोजन हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अधिक वसायुक्त भोजन खाने से दोस्तों क्या होता है, हमारा शरीर मोटा हो जाता है, जिस तरह से इस इमेज में दिखाया गया है। अब देखें दोस्तों, अभावजन्य रोग क्या होते हैं? अभावजन्य रोग का एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में अधिक विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण दोस्तों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि दोस्तों बीमारियां प्रोटीन की कमी से हो सकती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ साढ़े 2.2 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम दोस्तों किससे की जा सकती है? तो आप बताएंगे दोस्तों, संतुलित आहार से अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। आगे दे रखा है, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ये साड़ी आपको दे रखी है, क्या दे रखा है? विटामिन और खनिज विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार। तो देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले दोस्तों विटामिन दे रखी है यहाँ पर, विटामिन या खनिज का नाम दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों दे रखा है यहाँ पर अभावजन्य रोग या विकार दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है लक्षण क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दे रखी है विटामिन ए दोस्तों। विटामिन ए की दोस्तों कमी से होता है क्षीणता। दोस्तों क्या होती है? क्षीणता या दृष्टिहीनता हो जाती है। और दोस्तों लक्षण क्या होता है? कमजोर व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, कमजोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता हो जाती है।
और इससे दोस्तों क्या होता है, जो आपकी दृष्टि होती है वो कमजोर हो जाती है और अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे आप दोस्तों बोलते हैं रतौंधी। अगला दे रखा है विटामिन बी 1 दोस्तों। विटामिन बी 1 की कमी से दोस्तों क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और लक्षण क्या होते हैं, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में दोस्तों क्या आती है, कमी आ जाती है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में दोस्तों क्या होती है, कमी आ जाती है। देखते हैं अगली दे रखी है विटामिन दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों होता है कौन सा रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है। देखते हैं लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों से खून निकलना तथा घाव भरने में अधिक समय लगता है। यदि दोस्तों आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून निकलने लगता है और जब यदि आपके कोई चोट लग जाती है तो घाव भरने में बहुत लंबा समय लगता है। अगला दे रखा है दोस्तों विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स दोस्तों लक्षण क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना दोस्तों। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी दोस्तों, आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, एकदम मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, यानी कि टेढ़ी हो जाती हैं। अगला दोस्तों दे रखा है कैल्शियम। दोस्तों दे रखा है कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम अस्थियां और दोस्तों दंत क्षय। कैल्शियम की कमी से दोस्तों क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। लक्षण क्या होता है, कमजोर दोस्तों अस्थियां और दंत क्षय होने लगते हैं, मतलब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और दोस्तों दांत जो होते हैं दोस्तों आपके खराब होने लगते हैं। अगला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर आयोडीन। आयोडीन दोस्तों क्या करता है, आयोडीन की कमी से दोस्तों हो जाता है घेंगा रोग। और घेंगा को दोस्तों बोलते हैं क्या, ग्वाइटर दोस्तों बोलते हैं। क्या होता है लक्षण दोस्तों, गर्दन की ग्रंथि दोस्तों फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। दोस्तों क्या होता है, आपके गर्दन में दोस्तों एक ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और आपको घेंगा हो जाता है। अगला दे रखा है दोस्तों लोहा। और लोहे की दोस्तों कमी से क्या हो जाता है, अरक्तता हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, लोहे की कमी से क्या होता है, अरक्तता हो जाता है और दोस्तों इसमें व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख शब्द, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टेबल में दे रखे हैं प्रमुख शब्द दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है संतुलित आहार। जो दोस्तों क्या संतुलित आहार क्या होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। गलत रखा है बेरी बेरी दोस्तों क्या होता है, ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों क्या होता है, इससे हम तत्काल ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, जो कार्य करने में मदद करती है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों वसा। और यहाँ पर दे रखा है खनिज। यहाँ पर दे रखा है पोषक। यहाँ पर दे रखा है प्रोटीन। रुक्षांश दोस्तों क्या करते हैं, ये दोस्तों हमारे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्कर्वी दोस्तों क्या होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है दोस्तों आपको क्या, स्कर्वी। और मंड दोस्तों होता है कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर दोस्तों विटामिन के बारे में आप अभी पढ़ ही चुके हैं। अब देखते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, सारांश क्या दे रखा है, सारांश इस चैप्टर का। हमारे भोजन के हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन और आहारी रेशे भी शामिल होते हैं। इसके बाद दोस्तों दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट रखा है, प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। दोस्तों विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट देखा है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थिति रहती है। अगला पॉइंट देखा है, हमारे आहार में लंबी अवधि तक अथवा एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट
रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वही दोस्तों जो आपने पढ़ा था अभावजन्य रोग, मतलब एक लंबी समय तक आहार में लंबी अवधि तक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता या कमी से दोस्तों क्या हो सकते हैं, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये था दोस्तों आज का टॉपिक, भोजन के घटक। और दोस्तों आपका टॉपिक हुआ समाप्त। इसी तरह से एनसीईआरटी सीरीज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।